तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीम परीक्षा मंथन में। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण। देखो अगर मैं बात करूं वर्ण की तो वर्ण होता क्या है? देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ण होता क्या है दोस्तों। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और उसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। और बात करें भैया वर्णमाला की, और वर्णमाला कहाँ से बनती है? अब वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, जैसे मान लीजिएगा हमारा एक परिवार है भैया, ये परिवार को व्यवस्थित रखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ नियम होते हैं। उसी प्रकार से वर्णों को व्यवस्थित रखने के लिए वर्णमाला का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखो सबसे छोटी इकाई कैसे होती है, जैसे यहाँ पे देखो आपने वर्णमाला पढ़ा होगा है, ये हमारी क्या है? ध्वनि है। और यही हमारा वर्ण होती है। यहाँ पे देखो ई है, ये भी हमारी एक ध्वनि है, तो ये हमारा एक वर्ण होती है। और वर्णमाला में जाने के बाद, व्यवस्थित समूह में आने के बाद यह अक्षर कहलाती है। ठीक है। अब देखो बात करेंगे भैया जो हमारी वर्णमाला है, बात करेंगे हम वर्णमाला है, तो वर्णमाला में जो कुल वर्ण है उन वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कुल वर्णों की संख्या हमारी 52 है। अब बात करें, अब जो हमारे मूल वर्ण थे, कुल वर्णों से अलग अगर हम बात करें, मूल वर्ण थे यानी कि जब वर्णमाला स्टार्टिंग में बनाई गई थी तो उसमें जो वर्ण थे वो थे कितने भैया? 44 वर्ण थे मूल। ठीक है। और उन 44 वर्णों में बात करें तो हमारे 11 स्वर थे और 33 व्यंजन थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा तो देखेंगे, जैसे कि कुल वर्ण जो है हमारे वर्णमाला में 52 है, और जो मूल वर्णों की संख्या है दोस्तों, मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। ये क्वेश्चन कई बार आपके प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है। अब बात करेंगे, देखो भैया किन किन शब्दों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कुल तो हमारे 52 है और हम मूल की बात कर रहे हैं 44। अब दो तो कम हो रहे हैं, है क्या नहीं? अब देखो कौन कौन से वर्ण यूज नहीं किए जाते हैं मूल वर्णों में। जो हमारा अंग है, अहा है, अड़ा है, अड़ा है, क्षत्रिय है, त्रा है और ज्ञा है, और आपका स्रा। इन वर्णों को हम मूल वर्णों में नहीं गिनते हैं। ठीक है। अब बात करें भैया एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ पे देखेंगे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? बहुत बार पता किया गया है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे वर्णों की संख्या होती है 47, 47। ठीक है। जिसमें हमारे 10 स्वर होते हैं और 37 व्यंजन होते हैं। उच्चारण की बात कर रहे थे भैया, उच्चारण की दृष्टि से कितने व्यंजन होते हैं? तो वर्ण होते हैं 47 और 10 हमारे स्वर होते हैं और 37 होते हैं हमारे व्यंजन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुल वर्णों की संख्या 52, कुल वर्णों की संख्या भैया 52 है, और मानक वर्णों की संख्या भी दोस्तों 52 है। ठीक है। मानक वर्णों की जो हमारी संख्या है वो 52 है और कुल वर्णों की संख्या भी 52 है। अब देखो दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है। 13 आपके स्वर होते हैं और 39 होते हैं भैया आपके व्यंजन। ऐसे ही 13 यहाँ पे स्वर होते हैं और 39 होते हैं आपके व्यंजन। इस चीज को याद रखेंगे, बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे पढ़ेंगे भैया वर्णों का वर्गीकरण। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे वर्णों का वर्गीकरण। तो बात करें भैया उच्चारण और प्रयोग के आधार पर, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर यानी कि बोलने और लिखने के आधार पर, बोलने और लिखने के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। सबसे पहले होते हैं हमारे स्वर और नंबर 2 होते हैं भैया हमारे व्यंजन। अब बात करें दोस्तों स्वर की, तो स्वर होते क्या है? तो देखेंगे जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, यानी कि जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर रहे हो, उनको बोलने के लिए या लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो, तो वो होते हैं हमारे स्वर। बात करें व्यंजन की, तो दोस्तों व्यंजन क्या होते हैं? यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है व्यंजन क्या होते हैं। स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण, यानी कि ऐसे व्यंजन सॉरी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हम स्वरों का प्रयोग करें। और हमारा एक स्वर होता है भैया ए, जिसको हम कहते हैं पक्ष स्वर। जो हमारा पक्ष स्वर होता है वो होता है ए, और हर व्यंजन में
ये जो है भैया जरूर होता है। जैसे हमारा कै है तो कै के साथ हमेशा ए रहता है। ठीक है, तो कै किसकी सहायता से खुल रहा है? ए की। तो याद रखेंगे जिनके उच्चारण में हम स्वरों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको दोस्तों क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम व्यंजन। और जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तो वो क्या होते हैं? हमारे स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भैया। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं वर्गीकरण। क्योंकि जैसे हमने अभी बताया तुमको कि भैया वर्णों के जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से हुआ है। पहला होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, अगर हम बात करें भैया स्वर, तो उच्चारण की दृष्टि से अगर हम बात करें स्वर, तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर हमारे तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है हमारा ह्रस्व स्वर, नंबर दो होता है हमारा दीर्घ स्वर और नंबर तीन होता है भैया प्लुत स्वर। अब देखेंगे भैया ह्रस्व स्वर के बारे में, यानी कि जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे हम ह्रस्व स्वर। अब बात करें भैया ह्रस्व स्वर होते कितने हैं और कौन कौन से होते हैं? तो ह्रस्व स्वर होते हैं भैया हमारे चार। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ई, उ और री। ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं और इन्हीं को कहा जाता है मूल स्वर। और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मूल स्वरों की संख्या भैया 4 होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भैया दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में हस्व से थोड़ा अधिक समय लगे, यानी कि जिनका हम उच्चारण कर रहे हैं और हस्व से जो हमारे हस्व स्वर है उनसे थोड़ा सा अधिक समय लग रहा है, बोलने में अधिक समय लग रहा है, तो वो होते हैं भैया हमारे दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या की बात करें तो भैया 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, यानी कि मूल स्वरों को छोड़ दें तो जितने भी स्वर बचेंगे हमारे वो होंगे आपके दीर्घ स्वर। जैसे दीर्घ स्वर होते हैं भैया, आ हो जाएगा आपका दीर्घ, बड़ी ई हो जाएगी, बड़ा ऊ हो जाएगा, ए हो जाएगी, आई, ओ और औ। ये हमारे होते हैं भैया दीर्घ स्वर। अब बात करें प्लुत स्वर की, तो भैया प्लुत स्वर क्या होते हैं? तो समझेंगे प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगे। सबसे ज्यादा मतलब जिनके उच्चारण में हम या उच्चारण करते समय क्या करते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगेगा तो उनको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा लिखा हुआ कहीं कहीं लिख देते हैं ये भैया, इस प्रकार की जो ध्वनि होती है जिसको हम एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उस ध्वनि को हम प्लुत ध्वनि कहते हैं और प्लुत ध्वनि को ही प्लुत स्वर कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 2 पे आता है भैया हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी कि जो स्वरों का वर्गीकरण है जीभ का प्रयोग करते समय उनका वर्गीकरण हमने कैसे किया है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 आपका अर्ध स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 आपका पश्च स्वर। ठीक है, बात करेंगे अग्र स्वर की। अग्र स्वर होते क्या है? यानी कि जिनके उच्चारण में हम जीभ का अगला भाग प्रयोग करते हैं या अगले भाग से जिन स्वरों को बोला जाता है उनको हम बोलते हैं अग्र स्वर। अब जैसे यहाँ पे बोल के देखेंगे ई, आई और आई। ठीक है, ए और आई। तो भैया यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इनको बोलते समय हमारा जो जीभ का अगला भाग है वो थोड़ा उठता है। ठीक है, उसी का प्रयोग होता है, तो उसको हम बोलेंगे अग्र स्वर। देखो इनकी संख्या कितनी है अग्र स्वर अभी? तो अग्र स्वर है भैया हमारे 4। अब नेक्स्ट चलते हैं मध्य स्वर की। अगर दोस्तों हम बात करें तो मध्य स्वर में क्या होता है? यानी कि जिस स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं मध्य स्वर। और हमारा जो मध्य स्वर है वो एक है और वो है हमारा ए। जो हमारा ए है वो हमारा भैया मध्य स्वर है। ठीक है, अब बात करेंगे देखो दोस्तों नंबर 3 है हमारा पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होते हैं? पश्च का मतलब ही पिछला होता है। ठीक है, यानी कि जिनके उच्चारण में ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हम जीभ का पिछला भाग प्रयोग करते हैं, जीभ का पिछला भाग प्रयोग करते हैं, यानी कि गले के पास से। देखो यहाँ पे आप आ बोलोगे, आ, ऊ,
ऊ, आउ और औ, ठीक है, ओ और औ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो हमारा जीभ का पिछला भाग है यानी कि गले के पास वहां भैया जीभ हरकत कर रही है, ठीक है, पिछले बार जीभ का जो पिछला हिस्सा है वो हरकत कर रहा है, तो वहां पे होगा भैया हमारा पश्च। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी व्यंजन और स्वरों के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि भैया पश्च स्वर हमारा है, वहां पे किस कंडीशन में हमारा पश्च स्वर होता है देख लेंगे। यानी कि मैंने एक चीज आपको बताई है कि जैसे हमारा कै था, कै के साथ हमेशा ए होता है, अगर हम ए को निकाल दें तो हमारा जो कै बचेगा उसकी कोई ध्वनि नहीं बचती है, ठीक है। कैसे, अगर हम ए को अलग कर दें तो उस कंडीशन में भैया याद रखेंगे, उस कंडीशन में कै के पीछे लग रहा है ए, हर व्यंजन के साथ ए जो है इंक्लूड होता है, तो उसी आधार पर हम ए को पश्च स्वर मान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ने वाले हैं समृद्ध और विवृद्ध के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। समृद्ध और विवृद्ध के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए भैया सबसे पहले लिखा है समृद्ध स्वर। तो समृद्ध स्वर क्या होता है, देखेंगे जिसके उच्चारण में यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार यानी कि मुंह का अगला भाग सकरा हो जाता है, सकरा मतलब नेड़ा हो जाता है, या थोड़ा बहुत ही नाम मात्र के लिए बोलता है, तो उसको हम कहेंगे समृद्ध। जैसे आप यहाँ पर बोल कर देख सकते हैं ई, ई, उ, उ। तो देखो इनका उच्चारण करते समय, इन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख का जो द्वार है वो थोड़ा सकरा हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भैया भीड़ ज्यादा हो रही है मुंह के अगले भाग में, ठीक है। अब बात करें अर्ध समृद्ध की। अब देखो भैया समृद्ध और अर्ध समृद्ध, यानी कि जो समृद्ध में क्या हो रहा है, मुख द्वार सकरा हो रहा है। अब अर्ध समृद्ध में क्या होगा, जो मुख द्वार है यानी हमारा मुंह का जो तुरंत अगला भाग है होठों वाला भाग, वो क्या होगा, थोड़ा कम सकरा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा कम सकरा होगा। जैसे ए और ओ, ए और ओ, ठीक है। ऐसे देखेंगे भैया विव्रत स्वर क्या होते हैं। विव्रत स्वर में क्या होता है, विव्रत मतलब कि भैया पूरा का पूरा मुख खुल रहा है, पूरा व्रत बन रहा है, ठीक है, मुख द्वार पूरा खुलता है, यानी कि जिनके उच्चारण में जो हमारा मुंह का अगला भाग है वो पूरा खुल जाता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं उनको, विव्रत स्वर। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे विव्रत स्वरों की संख्या कितनी है, 2, आ और आ। देखो आ क्यों है, आ का भी तो निर्माण आ से ही हुआ के नहीं हुआ है, तो आ बोल के देखेंगे, आ पूरा मुख खुल रहा है, ऐसे देखेंगे आ पूरा का पूरा मुख खुल रहा है। अब बात करेंगे अर्ध विवृत की। देखो विवृत में क्या हो रहा है, विवृत में मुख का जो द्वार है वो पूरा खुल रहा है, तो भैया अर्ध विवृत में क्या होगा, अर्ध विवृत में होगा जो हमारे मुंह का द्वार है यानी कि मुख द्वार है, उच्चारण करते समय क्या होगा, आधा खुलेगा, आधा खुलेगा। तो भैया अब देखेंगे भैया आधा कैसे खुलेगा। जैसे हमारा होता है भैया ए आओ, ठीक है। अब देखो इनको बोलकर देखेंगे भैया, इनका उच्चारण करेंगे। आपका ए है ए और औ, ए और औ। जो हमारा मुंह है, मुंह का जो अगला भाग है यानी कि होठ कह सकते हो, होठ जो है हमारे क्या हो रहे हैं, थोड़ा आधा खुल रहे हैं। और विव्रत में क्या हो रहा था भैया, पूरा का पूरा खुल रहा था। अर्ध समृद्ध में क्या हो रहा था, मुंह थोड़ा कम सकरा हो रहा था। और समृद्ध में क्या हो रहा था, जो मुख का द्वार है वो पूरे रूप से सकरा हो रहा था। जैसे कि ई उ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मुंह के अगले भाग में भीड़ सी हो रही है कुछ, ठीक है, हलचल सी मच रही है। तो नेक्स्ट चलते हैं भैया। तो दोस्तों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और एग्जाम में पता किया जाता है, होता है भैया कि संजय स्वरों की संख्या कितनी होती है और संजय स्वर होते कौन कौन से। यहाँ पे एग्जाम में पता किया गया कई बार, तो याद रखेंगे भैया संजय स्वरों की संख्या 4 होती है और वो होते कौन कौन से हैं, ए, आई, ओ और औ, ये हमारे संजय स्वर होते हैं। अब बात करें भैया समान स्वर, तो जो संजय स्वरों को छोड़कर बाकी जितने भी स्वर बचते हैं तो हमारे समान स्वर होते हैं। समान मतलब वो आपस में समानता रखते हैं, कैसे ए, आ, ई, उ, री, अंग और अह, ठीक है भैया, ये हमारे समान स्वर हैं। और समान स्वरों की संख्या 9 होती है और संजय स्वरों की संख्या होती है भैया 4। तो आपका जो भैया वर्गीकरण था स्वरों का ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए।